हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वर्ड प्रॉब्लम दिया है, चलिए देखते हैं क्या कहता है ये वर्ड प्रॉब्लम। अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट per year. Using matrix multiplication, determine how to find 30,000 among the two different types of bonds if the trust must obtain the interest of 1,800 and 2,000 rupees रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा क्या है क्वेश्चन में कहा उन्होंने कि भाई एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपीज है। मैंने कहा ठीक है भाई, टोटल उनके पास कितने हैं? 30,000 रुपीज। उस ट्रस्ट को क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। मैंने कहा ठीक है भाई, कितना इन्वेस्ट करेंगे? कि भाई फर्स्ट बॉन्ड में हमने मान लिया सपोज इन्वेस्ट करेंगे एक्स रुपीज, तो मैंने कहा सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? टोटल 30,000 था, उसमें से एक्स हटा दो उतना। उन्होंने कहा कि इस फर्स्ट बॉन्ड में कितना उन्हें पैसा मिल रहा है? 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। सेकंड बॉन्ड में कितना मिल रहा है? सेकंड बॉन्ड में मिल रहा है 7%। इन दोनों का मिला के टोटल उन्हें इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? पहले केस में दिया है 1,800 रुपये। ठीक है, 1,800 रुपये मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मिलना चाहिए 1,800। तो कितने कितने बॉन्ड के अमाउंट होंगे? उन्होंने मांगा है कि अगर 1,800 इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये बॉन्ड की अमाउंट कितनी होगी? मैंने कहा देखो ये 5% किस पे थे? फर्स्ट बॉन्ड पे, तो 5% ऑफ एक्स ये अमाउंट लगेगी। ठीक है, यानी ये इंटरेस्ट उसे मिलेगा। 7% किस पे थे? तो 7% ऑफ ये 30,000 माइनस एक्स। अच्छा, मैंने कहा यार अगर आप इसे रिमूव करते, परसेंटेज की साइन रिमूव करते, तो नॉर्मली क्या होता? 5/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन इंटू एक्स प्लस 7/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन इंटू ये 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। आप इसे सॉल्व करते तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता, लेकिन क्या आपको इसे डायरेक्ट सॉल्व करना है? नहीं। उन्होंने एक वर्ड लिखा था यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैंने कहा देखो ऐसे मल्टीप्लाई भी हो एज वेल एज बीच में प्लस की साइन भी आए, ऐसा कब हो सकता है? अरे सीधी बात है, हमें पता ही है कि ऐसा कब होता है जब मल्टीप्लाई और बीच में बाय डिफॉल्ट साइन प्लस की हो। हम जब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक रो मैट्रिक्स बनाते हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। अच्छा, तो रो में एक काम करते हैं, चलिए दोनों बॉन्ड को लिख देते हैं। एक था एक्स, एक था 30,000 माइनस एक्स। इंटरेस्ट कितना था? मैंने कहा देखो यहां हमें मल्टीप्लाई करना था 5%, मतलब 5/100। दूसरा था 7/100। टोटल मिला के आंसर क्या आ रहा था? 1800। तो इन्हें मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा दिया। क्यों ऐसे दिखाया? क्योंकि मुझे पता है ये रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन तभी होगा और तभी ऐसा फॉर्म आएगा और मुझे आंसर मिलेगा। मैंने कहा चलिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 5x/100 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट कर रहा हूं, क्या होगा? 7 इंटू दिस 210000 माइनस 7 जब इसके पास जाएगा तो 7x, नीचे बाय डिफॉल्ट साइन थी क्या? 100 इक्वल टू है। देखो मैं ये मैट्रिक्स की साइन डायरेक्टली हटा रहा हूं और इसे भी हटा रहा हूं, तो इक्वल टू क्या है? 1800। देखो यही फॉर्म आ गया डेफिनेटली। अच्छा, ये 100 कॉमन है तो मैं इसे इधर ले जा रहा हूं। अगर इधर ले जाऊंगा तो 180000 दो जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि कॉमन 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। मैंने कहा 5x में से 7x जाएगा तो -2x प्लस कितना बचा? 210000। अब मैं इसे इधर ले जाऊं और इसे इधर ले लूं तो क्या होगा? -2x उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ जाके माइनस होगा। तो 2,10,000 में से ये 1,80,000 माइनस होंगे तो क्या बचेगा? 30,000 रुपीज। क्या बचेगा? 30,000 रुपीज। सर जी 2 अगर डिवाइड में गया तो, मैंने बोला 2 डिवाइड में गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 15,000 रुपीज। मतलब उसे अगर फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 एंड सेकंड बॉन्ड में क्या बचेगा? 30,000 माइनस 15,000 इज ऑल्सो 15,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 एंड सेकंड बॉन्ड में भी वो 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करे तब उसे टोटल ईयरली इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,800 रुपए। कितना मिलेगा? 1,800 रुपए। यही कहना चाहता था ये क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट की। 2,000 जब उसे इंटरेस्ट मिलेगा तब उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया होगा? मैंने कहा याद करो क्वेश्चन को, पहले उसके पास कितने थे? 30,000 रुपीज थे। इस ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज थे। उनको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में उसे इन्वेस्ट करना था।
फर्स्ट बॉन्ड क्या पे कर रहा था 5%, सेकंड बॉन्ड 7%। तो मैंने कहा भाई फर्स्ट बॉन्ड में अगर वो इन्वेस्ट करते x तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करते, मैंने कहा 30,000 माइनस x। अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था, सेम 5% मतलब 5/100। यहाँ कितना था, मैंने बोला 7% मतलब 7/100। तो क्यों ना डायरेक्टली काम करे कि भाई मुझे पता ही है तो मैं पहले से रो एंड कॉलम मैट्रिक्स लिख देता हूँ एंड इक्वल टू कितना इंटरेस्ट आने वाला है 2000, तो उसे भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे x 30,000 माइनस x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/100, यहाँ पे 7/100। सेम तरीके से रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट 5x/100 प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 7 3 21 0 0 0 0 माइनस अब क्या हो जाएगा, ये x के पास भी जाएगा तो 7x, नीचे कौन था बाय डिफॉल्ट 100 इक्वल टू क्या दिया है 2000। अब मैंने कहा ये 100 कॉमन है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 0 0 0 0 0। मैंने कहा 5x में से 7x गया तो -2x प्लस क्या हो जाएगा 2 1 0 0 0 0। अच्छा सोचो -2x को उस तरफ ले जाओ और इसे इस तरफ ले लूँ तो 2x इक्वल टू 2 1 0 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 0 0। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 10,000, क्या आएगा 10,000। तो मैं कह सकता हूं 2x इक्वल टू 10,000 तो x इक्वल टू कितना 5,000। अच्छा मतलब फर्स्ट बॉन्ड में वो कितना इन्वेस्ट करेंगे 5,000। सो जो 30,000 माइनस 5,000 इज 25,000 मीन्स सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे 25,000। अगला क्वेश्चन कहना चाहता है a bookshop of a particular school has 10 dozen of chemistry book, 8 dozen of physics books and 10 dozen of economics books. Their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each respectively. मतलब हर बुक की पर्टिकुलर प्राइस दी है, जबकि बुक किस में दी है डजन के फॉर्म में। अच्छा फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग द मैट्रिक्स। मतलब बुक शॉप को यानी कि बुक जो भी शॉपकीपर है उसे कितने पैसे मिलेंगे बुक सारी बुक बेचने के बाद। मैंने कहा यहाँ पे एक्चुअली 10 डजन 8 डजन एंड 10 डजन बुक्स हैं, उनको अगर मैं एक रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं तो बच्चा तुरंत कहेगा सर मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, क्योंकि इन सबको नंबर ऑफ बुक्स में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सारी की सारी डजन में है। मल्टीप्लाई बाय 12 करने पर उसके एक्चुअल नंबर ऑफ बुक्स मिल जाती है। अच्छा इनकी प्राइस हमारे पास है तो हमें पता है इनकी प्राइस को हमें उसी के कोरोस्पोंडिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक बुक की प्राइस यहाँ पे दी है 80 रुपीज तो 10 बुक्स की कितनी हो जाती 800। तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसे मैं कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में ले रहा हूँ 80 60 एंड 40। अच्छा तो सर ऐसे अगर कोरोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में साइन बाय डिफॉल्ट तो प्लस आता है। मैंने कहा हाँ, और अगर टोटल कर दिया तो हम कह सकते हैं कि उससे हमें टोटल क्या मिलेगा फाइनल कॉस्ट। चलिए ट्राई करते हैं क्या होगा ये। तो अगर मैं इनको इनसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 800 प्लस ये क्या हो जाएगा 480 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 400। अच्छा अगर मैं इन सबका प्लस करूं तो क्या होगा, देखो 800 प्लस 400 क्या हो जाता है 1200, 1200 प्लस ये 480 मतलब 1680। अच्छा सर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने बोला चलिए कर लेते हैं फटाफट। क्या होगा कि भाई 1680 इंटू 12, तो बच्चा समझ गया सर 12 मतलब 10 प्लस 2, तो 10 से करना तो आसान है 16800। सर 2 से करना भी आसान है 2 इंटू 0 0, 2 8 16, 1 carry 2 6 12 प्लस 1 13, 1 carry 2 1 2 प्लस 1 3, सबका प्लस करेंगे तो 6, यहाँ पे 11, 1 carry, यहाँ पे 0 1 2। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पर 20160 रुपीज, जो कि है फाइनल कॉस्ट ऑफ टोटल बुक्स। अगला क्वेश्चन कहता है Assume X, Y, Z, W and P are the matrices। मतलब यहाँ पे कुछ matrices दिए हैं X, Y, Z, W and P। अच्छा देखो उनके ऑर्डर भी दिए हैं ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k। मतलब यहाँ पहले का ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k, फिर 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k। इस तरह से ऑर्डर दिए हैं
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैंने भी इसी तरह से रिस्पेक्टिवली लिख लिए। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी, मतलब उन्होंने एन के पी पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है, मतलब उनकी कुछ वैल्यू या कुछ ना कुछ उन पे जानना चाहते हैं। सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। अच्छा, उन्होंने बोला पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, मतलब ये आंसर इसका पॉसिबल है। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इनका आंसर पॉसिबल होगा कब, जब इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। मैंने कहा ठीक है। देखो P का ऑर्डर क्या है, मैंने देखा P इंटू वाई दिया है, तो P का ऑर्डर की अगर बात करें तो इसका ऑर्डर है P क्रॉस K। अच्छा, Y के ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस K। अच्छा सर, एक रूल था प्रोडक्ट का, क्या रूल था? जब P इंटू वाई करना हो तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए, तभी P इंटू वाई पॉसिबल है। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा डिफाइन दिया है, दैट मीन्स डेफिनेटली K इक्वल टू 3 रहा होगा। तो हमें एक बात पता चल गई, कौन सी? कि K इक्वल टू 3 पॉसिबल है। ओके। अच्छा, दूसरी बात कि P इंटू वाई करने पर उसका कुछ ऑर्डर मिलेगा ना, वो ऑर्डर कौन सा होगा? P क्रॉस K। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उनका प्रोडक्ट करने पर जो ऑर्डर मिलता है वो पहले वाले की रो एंड दूसरे वाले की कॉलम के बराबर होता है। अच्छा, प्लस देखो W के बारे में जानेंगे तो W का ऑर्डर दिया है n क्रॉस 3। Y का ऑर्डर क्या है? Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K। अच्छा सर, यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल है, मतलब डेफिनेटली हमें तो दिख ही रहा है कि भाई W Y का अगर ऑर्डर ढूंढेंगे तो क्या होगा? n क्रॉस K। अच्छा, बच्चे ने कहा सर यहाँ एडिशन कर रहे हैं, एडिशन कब हो सकता है? मैंने बताया था इफ बोथ मैट्रिक्स हैव अ सेम ऑर्डर देन ओनली एडिशन पॉसिबल, मतलब P क्रॉस K इक्वल टू N क्रॉस K है। अच्छा सर, यानी कि P एन N इक्वल है? मैंने कहा हाँ, P एन N इक्वल है। तो कुछ ऐसी बातें हमें पता चली। देखते हैं जरा ऑप्शन में कहाँ दिया है। देखो K इक्वल टू 3, P इक्वल टू N, पहला ही ऑप्शन है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है assume x y z w and p are the matrices of order 2 cross n 3 cross k 2 cross p n cross 3 p cross k रिस्पेक्टिवली। अब कुछ सोच रहे होंगे सर सेम क्वेश्चन है क्या? मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं क्या दिया है। x y z w and p, ये सारे मैट्रिक्स दिए हैं जिनके ऑर्डर है 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k, ये उनके ऑर्डर हैं। उन्होंने बोला इफ n इक्वल टू p, अच्छा n इक्वल टू p दिया है, ओके, देन ऑर्डर ऑफ दिस 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर क्या होगा? मैंने कहा देखो x का ऑर्डर क्या होगा, जरा देखो x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n। अच्छा, मैंने साथ में देखा z का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस p। अच्छा सर, यहाँ n एंड p तो इक्वल है, मतलब मैं यहाँ p की जगह n लिख सकता हूँ डेफिनेटली। तो यहाँ जब सेम ऑर्डर होना तभी माइनस पॉसिबल है, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस n। तो देखते हैं जरा कहाँ आंसर दिया है 2 क्रॉस n, डेफिनेटली b दिया है, तो दैट इज आवर आंसर। थैंक यू।